एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके दो बेटे थे, रमेश और भरत। वो दोनों खेती किया करते थे। वो दोनों बेटे की शादी करा देती है। रमेश की शादी अनामिका से होती है और भरत की शादी राधिका से होती है। दोनों देवरानियों में मेल नहीं थी। छोटी छोटी बातों को लेकर वो एक दूसरे से लड़ती थी। गर्मियों का मौसम था, इसीलिए भरत नारियल बेचने का काम करने लगता है। इस व्यापार में अच्छा मुनाफा था। तभी एक दिन भरत कहता है, माँ कहो बेटा। माँ, नारियल बेच के जो पैसे कमाए इस महीने ये लो। अरे बेटा, ये तो बहुत कम पैसे हैं। पिछले महीने तो तुमने ज्यादा पैसे दिए थे, इस बार इतने कम क्यों? व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है क्या? नहीं माँ, हमारा व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर इतने कम पैसे क्यों दिया तुमने? कहीं खर्च कर दिया है? हाँ सासू माँ, हमने पैसे खर्च किए हैं। ये हमारी मेहनत की कमाई है ना, और ऊपर से गर्मी है तो हमने एक फ्रिज खरीद लिया है। सबके घर में है, बस हमारे घर में नहीं था। मुनाफा मिला तो हमने अपने लिए एक फ्रिज खरीद लिया। किसी से पूछा नहीं? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। क्यों, हमने कोई गलती की है क्या? फिर हम आपसे क्यों पूछने जाएं? जब राधिका और शारदा बातें कर ही रहे थे तभी वह रमेश और अनामिका आ जाते हैं। रमेश ने जो खेत में पैसे कमाए थे वो आके शारदा को देता है। माँ, इस महीने के खेतों से कमाए हुए पैसे, कल मजदूर आएंगे पैसे लेने, आप उन्हें तनख्वाह दे देना माँ। साथ ही मुझे 2 बोरे फर्टिलाइजर चाहिए। अगर आप मुझे पैसे देंगी तो मैं जाके ले आऊंगा। हमें अपने खेतों को घेरने होंगे, उस बारे में भी मुझे बात करनी थी आपसे माँ। मैंने पहले ही किसी से इस बारे में बात कर रखा है। अगर आप भी जाके एक बार बात कर लेती है तो काम शुरू हो जाएगा। अच्छा माँ, खेत की तरफ जा रहा हूँ मैं। अरे भरत, तुमने देखा? अपने भाई से सीखो। सारा पैसा लाके उसने मुझे दे दिया और फिर बताया उसे क्या क्या चाहिए और वहाँ से पैसे ले गया। क्या उसकी पत्नी अनामिका ने एक भी शब्द कहा? पर तुम अपनी पत्नी को आगे बढ़ा देते हो हर बात पे बात करने के लिए। ऊपर से वो उल्टा जवाब भी देती है और तुम चुपचाप खड़े होके सुनते हो। माँ, मैं क्या कहूँ? नहीं, तुम कुछ मत कहो। तुम्हें पता भी है क्या गलती तुमने की है? हमने क्या किया है? ऐसा मानो कि हमने किसी की जान ले ली है। इसका मतलब हमें यहाँ नौकरों की तरह रहना होगा। क्या हमारे लिए कोई खुशी के पल नहीं हो सकते? बड़े होने के बहाने से आप हमारी इच्छाओं को अपने हाथों से कंट्रोल करना चाहती है। नहीं, बहुत हो गया। अब तुम लोग मेरे घर से अभी के अभी चले जाओ। मैं तुम लोगों को एक पल के लिए भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ, चली जाऊंगी। आपको क्या लगता है हमारा कोई सम्मान नहीं है? अपनी बड़ी बहू को सर पे चढ़ा के पूरा गाँव घूमिए। चलिए जी, चलते हैं। भरत अपनी माँ से एक शब्द कह भी नहीं पाया और अपने पत्नी के कहे मुताबिक घर से निकल गया। भरत और राधिका की हरकतों से शारदा का बहुत दिमाग खराब हुआ, पर उसे ये भी बुरा लगा कि उसका बेटा घर से चला गया। जब शारदा इस तरह से रो रही थी, अनामिका आके उसे समझाती है और कहती है थोड़ा धैर्य रखने के लिए। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, ये मेरी जिम्मेदारी है भरत और राधिका को घर लौटा के ले आना। मैं उन्हें उनकी गलती का एहसास कराऊंगी और मजबूर कर दूंगी ताकि वो अपने घुटने टेक के आपसे माफी मांग ले। ऐसा कहकर अनामिका खेत के लिए चली जाती है। एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के अपने घर की बातें वो सोचने लगती है। रमेश अपने खेतों के काम में व्यस्त था। तभी उस रास्ते से एक भिखारी जा रहा था। भिखारी भूख के कारण अचानक से चलते चलते बेहोश होके गिर जाता है। ये देखकर अनामिका दौड़ के जाके उस भिखारी को एक नारियल देती है उसका पानी पीने के लिए। उसकी भूख मिटती है। भिखारी उठता है और अनामिका को आशीर्वाद देता है। मैं तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहूंगा। तुमने मेरी भूख मिटाई, पर तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? ये लो ये नारियल, ये तुम्हें एक दिन महान इंसान बनाएगा। ऐसा कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। अनामिका नारियल लेके घर लौट आती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो नारियल उसके हाथों से गिर जाता है। वो नारियल जमीन पे गिरते ही एक बड़ा सा नारियल पेड़ में बदल जाता है। रमेश और अनामिका उस नारियल पेड़ को देखकर बड़े आश्चर्य होते हैं। अजी, आपने देखा? मैं तो बहुत आश्चर्य हो रही हूँ। ये सब आशीर्वाद का ही फल है। हाँ अनामिका, ये तो बहुत आश्चर्य है, पर हम इतने बड़े नारियल पेड़ को लेके क्या करेंगे? इससे हम बहुत लोगों को सबक सिखा सकते हैं। अच्छा, पहले चलिए हम यहाँ से चलते हैं। पर कहाँ? और कहाँ? आपके भाई भरत और उसकी पत्नी राधिका के पास। उन्हें तो बहुत अहंकार है ना पैसों के। देखो अब मैं कैसे उसे सबक सिखाती हूँ और कैसे उनके अहंकार जमीन में मिला देती हूँ। ये कहकर अनामिका उस मायावी नारियल को लेकर वहाँ जाती है जहाँ भरत व्यापार करता था। भरत बड़ा आश्चर्य होता है। अनामिका के हाथ में
उतना बड़ा नारियल देखकर। अनामिका को देखकर राधिका के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकले। अनामिका उस मायावी नारियल में एक छेद करती है और उसका सारा पानी निकालती है। वो बड़े बड़े पतीले, बाल्टी सब में नारियल पानी को भर के बेचने लगती है। जो लोग भरत के पास आते थे नारियल पानी के लिए, अब वो अनामिका के पास जाने लगे। वो नारियल पानी पतीले में, बाल्टी में, ड्रम में भर के वहाँ से ले जाने लगे। कितने भी लोग क्यों ना आए, पर वहाँ नारियल पानी खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो बस निकलते ही जा रहे थे और इस तरह से अनामिका के व्यापार में 1000 गुना ज्यादा मुनाफा होता है। अब इनकी वजह से ही भरत का व्यापार बिल्कुल नहीं चलता है। अब पैसों की कमी की वजह से भरत और राधिका को खाने के लिए भी लाले पड़ गए। रमेश और अनामिका के पास आके वो दोनों रोने लगते हैं। अनामिका उन दोनों को अपनी सासू माँ शारदा के पास ले जाती है। भरत आके अपनी माँ के चरणों में गिर जाता है। राधिका भी घुटने टेक लेती है और अपनी सासू माँ के सामने माफी मांगने लगती है। हम सभी को बड़ों की बातें जरूर सुननी चाहिए। वो जो कहते हैं सही के लिए ही कहते हैं। अगर आप उनके कहे हुए रास्तों पे चलोगे तो आपके साथ हमेशा ही भला होगा। ये बहुत बड़ी भूल है इस तरह से उनके साथ लड़के और उनके खिलाफ हो जाना। अब तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अब एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। सासू माँ बुरी नहीं है राधिका, वो हमारे भले के लिए ही सोचती है। वो हमेशा चाहती है कि हमारा परिवार सुखी रहे, एक साथ अच्छे से रहे। बहुओं को अपनी सासू माँ की बातें सुनना अनिवार्य है। अनामिका की ऐसी बातों से पूरा परिवार बहुत खुश होता है और इस तरह अनामिका की कही बातों से राधिका के मन की सारी गंदगी निकल जाती है। वो सासू माँ से माफी मांग लेती है और तब से शारदा की कही बातों से ही पूरा परिवार चलता है और बहुत खुश रहता है। तब से मन मिलाव भी बढ़ जाता है। राधिका और भरत के बीच, राधिका और शारदा के बीच, राधिका और अनामिका के बीच फिर कभी मतभेद नहीं होता है। तब से वो सब एक साथ मिलके बहुत खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं और शारदा के अनुशासन से ही घर चलता है। गौतमी नगर में शारदा नीलाम करके घर था। उस घर में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे और उनके साथ रहता था उनका बेटा रमेश। प्रसाद और रमेश बेसरकारी संस्था में काम करते थे और पैसे कमा के शारदा को देते थे। इसी में शारदा की खुशी थी और अगर कुछ खर्च भी करना होता था तो वो शारदा से मांगते थे। इसमें वो भी खुश थे। वो महीने का पहली तारीख थी। रात के करीबन 8 बज रहे थे। शारदा गेट के पास खड़े होके उनका इंतजार कर रही थी। ये क्या, पिछला कल परसों बाप बेटा 7 बजे से पहले ही घर आ गए थे। आज 8 बज गए, अभी तक घर नहीं आए। वैसे भी आज वेतन दिवस है। गेट के पास खड़ी होकर वो ऐसा सोच रही थी। तभी अचानक गाड़ी लगाकर पिता पुत्र अंदर आते हैं। उन्हें देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है और जाकर हॉल के सोफे में बैठ जाती है। पिता पुत्र घर लौटते हैं हाथ में बैग लेके। चेहरा लटका हुआ था और बहुत उदास लग रहे थे। उन्हें देखकर शारदा कहती है, क्या हो गया, तुम दोनों उदास क्यों दिख रहे हो? आज तनख्वाह नहीं मिली क्या? अरे माँ, ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं और फिर थक हार के घर लौटे हैं। तनख्वाह कहाँ जाएगी? बहुत सर दर्द हो रहा है। अनामिका के हाथ एक कड़क चाय बना के कमरे में भेजो। ऐसा कहकर उसने अपनी माँ को तनख्वाह दी और वहाँ से चला गया। अब प्रसाद के पास भी कुछ करने को नहीं था, इसीलिए उसने भी अपना वेतन दिया और वहाँ से चला गया। पैसे लेके शारदा अनामिका को आवाज लगाती है, अनामिका, अनामिका, बेटे को सर दर्द हो रहा है, उसे चाय पिलाओ। ऐसा कहकर शारदा पैसे गिनने लगती है। उस घर में अनामिका नाम की एक लड़की नौकरानी का काम किया करती थी। अनामिका पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी। उसने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई भी की थी। क्योंकि परिवार का सहारा नहीं मिला, इसीलिए वो नौकरानी का काम करने लगी। अनामिका किचन में पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही वो शारदा की आवाज सुनी, वो घबरा के अपनी किताब फेंकी और जल्दी से चाय बना के रमेश के कमरे में ले गई। रमेश अनामिका से प्यार करता था, इसलिए अनामिका के लिए वो सोने का चेन ले आया था। सर, चाय लाई हूँ, चाय पी लीजिए। सर क्यों बुला रहे हो यहाँ पे? मेरी माँ यहाँ नहीं है। मैंने उसे वेतन दे दिया है जो उसे चाहिए था। कम से कम अभी तो प्यार से बात कर सकते हो ना तुम मुझसे। देखो, मैं तुम्हारे लिए सोने का चेन लाया हूँ, मैं पहना दूँ? ऐसा कहकर रमेश अनामिका के गले में सोने का चेन पहनाने लगा। तभी ठीक उसी वक्त शारदा रमेश के कमरे में आ जाती है। वो देख लेती है कि रमेश अनामिका को चेन पहना रहा है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है, रमेश, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अनामिका से प्यार करते हो?
याद नहीं कि वो नौकरानी है? माँ, तुम्हारे लिए अनामिका एक नौकरानी है, पर मेरे लिए वो एक इंसान है। तुम्हारे लिए लाखों रुपया दहेज लेके लड़कियां खड़ी है। आपको लाख रुपए चाहिए और मुझे खूबियाँ चाहिए, जो कि अनामिका के अंदर बहुत है। मैं नहीं चाहती कि तुम अनामिका से शादी करो। अगर मैं शादी करूंगा तो अनामिका से ही करूंगा। इस तरह माँ और बेटे के बीच में जोरों की लड़ाई हो गई। आवाज सुन के प्रसाद भी भागते हुए रमेश के कमरे में आते हैं। वो समझ जाते हैं कि रमेश और शारदा अनामिका के कारण लड़ रहे हैं। उनका बेटा रमेश अनामिका से प्यार करता है और ये बात आज शारदा को पता चल ही गया है। प्रसाद शारदा को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो इस बात के लिए राजी नहीं होती है। ये सब कुछ इस पाखंडी लड़की की वजह से ही हुआ है। ये कहकर शारदा अनामिका को पकड़ के कस के एक थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ खाने के बाद भी अनामिका एक शब्द नहीं बोल पाती है। ये देखकर रमेश को बर्दाश्त नहीं होता। वो अनामिका को अपनी माँ से खींच के दूर ले जाता है। ये देखकर शारदा दुखी हो जाती है। देखो शारदा, हमें अपने बेटे की खुशी ही चाहिए ना। जब उसकी खुशी अनामिका से है तो अनामिका से शादी करा देते हैं। घर का सारा काम जानती है, हम किस्मत वाले होंगे, ऐसी बहू हमें मिलेगी। जबकि उसे ये शादी मंजूर नहीं थी, फिर भी पति और बेटे के कहने पर वो अनामिका को अपने बहू के रूप में मान लेती है। फिर धूमधाम से रमेश और अनामिका की शादी होती है। जब रमेश घर पे होता था तो अनामिका बहू होती थी, और जैसे ही बेटा ऑफिस जाता था अनामिका फिर से पुरानी नौकरानी बन जाती थी। सुनो, अपने बेटे की तकलीफ नहीं देख पाई, इसीलिए तुम्हारी उसकी शादी करा दी। ऐसा बर्ताव करो कि मेरा बेटा तुमसे नफरत करने लगे और तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो घर के 2 सिलेंडर कभी भी ब्लास्ट कर ही सकता है। ये सुन के अनामिका आश्चर्य हो जाती है। नहीं तो घर में 2 स्त्री है ही, कभी भी तुम्हारी चमड़ी जल ही सकती है। नहाने का टब भी है, उसमें से करंट भी कभी भी लग सकती है, और नहीं तो चूहे और सांप है ही काटने के लिए। ये सब सुन के अनामिका बहुत डर जाती है। तभी उसका बेटा रमेश वहाँ पर आके सब सुन लेता है। ये सुनने के बाद कि अनामिका को खतरा है, उसकी जान को खतरा है, वो अलग रहने लगता है। वो भाड़े पे दूसरा घर ले लेता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। बेटा बहू ना होने की वजह से वो घर वृद्धा आश्रम में बदल जाता है। बस शारदा और प्रसाद एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। एक दिन रमेश घर लौट आता है ऑफिस से, देखता है कि अनामिका घर पे नहीं है। तभी उसकी अचानक नजर पड़ती है टेबल पे एक IAS की किताब के ऊपर। कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखता है। फिर रमेश को पूरी कहानी समझ में आ जाती है। उसे बिना बता के उसकी पत्नी अनामिका IAS की तैयारी कर रही है। जान के भी वो अनजान बना रहता है। एक रात जब रमेश सो रहा था, अनामिका धीरे से उठती है, हॉल में जाती है और एक लाइट जला के अपनी पढ़ाई करने लगती है। आधे 1 घंटे के बाद रमेश की नींद खुलती है और वो बेडरूम के सामने जाके देखता है अनामिका पढ़ाई कर रही है। अनामिका को पता भी नहीं चला, वो अपनी IAS की तैयारी में लगी हुई थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। चूँकि बेटे और बहू के बिना रहना मुश्किल हो गया था, शारदा और प्रसाद अपना मन बदल लेते हैं और रमेश के पास जाते हैं। वहाँ जाने के बाद शारदा अनामिका से माफी मांग लेती है। फिर से वो एक साथ रहने लगते हैं। घर में सुख शांति लौट आती है। एक दिन सुबह सुबह रमेश अखबार ले आता है। उस पेपर में IAS के लिए चुने जाने वाले लोगों की सूची थी। उस कागज में अनामिका की तस्वीर छपी हुई थी। ये देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। वो कागज ले आके वो अपने माता पिता को दिखाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तब तक अनामिका उन सभी के लिए चाय ले आती है। उसे देखकर शारदा, प्रसाद और रमेश सभी अनामिका को सल्यूट करते हैं। ये देखकर अनामिका बड़ी आश्चर्य होती है। क्या हो गया, आप तीनों मिलके मुझे एक साथ सल्यूट क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे लिए नहीं किया बहू, कलेक्टर के लिए किया। फिर रमेश उसे अखबार दिखाता है। अनामिका कलेक्टर बन गई है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। उसकी आंखों से खुशी की आंसू आ जाती है। अनामिका, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? अरे बेटा, वो रो नहीं रही है, ये उसके संघर्ष का परिणाम है, तो आंखों से खुशी की आंसू बह रही है। कुछ समय बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगी। जैसा उन्होंने कहा, फिर रमेश वहाँ से चला जाता है। आधे 1 घंटे बाद अनामिका सामान्य हो जाती है। रमेश बाहर से एक बोर्ड ले आता है जिसमें लिखा हुआ था मिसेस अनामिका रमेश IAS, और उसे वो फिक्स कर देता है।